अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है डॉक्टर मुबीन ने कराची से। डॉक्टर मुबीन कहते हैं, पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूं और हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होता है टाइम कि हम बैठ के कोई स्टोरी सुन सकें। लेकिन बाई चांस एक दफ़ा आपकी कहानी सुन ली और फिर ऐसा मज़ा आया कि अब मैं स्पेशल टाइम निकालता हूँ कि मैं आपकी कहानी को सुन सकूं। जिस तरह आप कहानियाँ सुनाते हैं दिलचस्प और खौफनाक किस्म की, ऐसी ही एक कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपने सुनने वालों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। मैं उन लोगों का इलाज करता हूं जो दिमागी मरीज होते हैं, जिनको आप लोग पागल कहते हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ ऐसे अस्पताल बने हैं जो मेंटल हॉस्पिटल कहलाते हैं, पागल खाने। यहाँ पे भी हमारी तरह के इंसान बसते हैं। वो हमारी तरह के हाथ, आंखें, नाक, कान, मुंह, सर, बाजू सब कुछ हमारी तरह का होता है, लेकिन उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो ना समझ आने वाली बातें, और जब इंसान उन बातों को समझ नहीं पाता तो उनको पागल कहता है। कभी कभी कोई पागल ऐसी ऐसी कमाल की बातें कर रहा होता है कि अगर आप सुनने बैठ जाएं तो आप उसको पागल ना कहें, आप कहें ये तो कोई पहुंचा हुआ है, ये तो ऐसी कमाल गहरी बातें कर रहा है जिनको समझने के लिए भी बड़ा गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन फिर एहसास होता है, नहीं, ये हर वक्त ऐसी बातें करता है, ये पागल है। ऐसे ही एक अस्पताल के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। कई मरीजों से मिलना होता और कुछ मरीज ऐसे होते जिनको अलग थलग रखा जाता। कैटेगरी होती है मरीजों की, जो हमला नहीं करते, जो बेहतर हालत में रहते हैं, उनको बाकी तमाम पागलों के साथ रखा जाता है। लेकिन ऐसे पागल जो हमला कर देते हैं किसी वक्त भी किसी दूसरे पे, या अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको अलग से कमरे में रखा जाता है। नई नई मेरी वहाँ पे पोस्टिंग थी। वहाँ पे एक कमरा ऐसा था जिसके अंदर एक शक्ल सूरत का, खूबसूरत कह लीजिए, हसीन व जमील तो नहीं लेकिन खूबसूरत शक्ल थी उसकी, अट्रैक्शन था उसकी शक्ल के अंदर। उसके चेहरे को देख के लगता था क्या हुआ इसके साथ कि इस नौजवानी की उम्र में ये पागल खाने में आ गया। जब मैंने उसकी हिस्ट्री पता की तो पता लगा वो ऐसी चीखें मारता था कि जब एक ख़ास कोई भी टाइम, दिन हो या रात, उस कमरे से ऐसी चीखों पुकार होती थी कि पागल भी डर जाते थे। डॉक्टर और वहाँ पे काम करने वाला जितना भी स्टाफ था उसकी चीखों से शदीद डरते थे। पागल अमूमन चीखें मारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमला करते हैं, लेकिन उसकी चीखें कुछ मुख्तलिफ किस्म की होती। मुझे एक स्टाफ के बंदे से पता लगा कि सर, इसके साथ मामला कुछ और है। इसका नाम यहाँ फर्जी रखा जा रहा है, अहमद है। ये जो अहमद है, जिस तरह ये चीखें मारता है, जिस तरह इसकी हालत होती है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डर लगता है इससे। इसके कमरे से भी, पास से गुजरते हुए भी डर लगता है। बस जल्दी से खाना देते हैं और हम निकल जाते हैं। अब मेरी मुख्तलिफ पागलों से जहाँ चेकअप होता, मुलाकात होती, तो ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी दिन मैं अहमद से भी मिलूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में बता दिया गया था वो हमला तो नहीं करता, लेकिन जिस अंदाज में उसके ऊपर जनूनी दौरा सा पड़ता था वो बहुत खौफनाक होता था। तो मेरी ख्वाहिश पे उसको मेरे सामने लाया गया। और इस तरह के जब मरीज़ को लाया जाता है तो उसको काबू करने के लिए भी सेहतमंद तगड़े किस्म के स्टाफ के लोग मौजूद होते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो फौरी तौर पे उसको पकड़ लें और वो हमला ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। आज उसको नहला धुला, नए कपड़े पहना के उसको मेरे सामने लाया गया। और जब वो बिल्कुल सामने आके बैठा तो मुझे बहुत हसीन लगा। ना सिर्फ हसीन, उसके चेहरे पे ऐसी अट्रैक्शन थी कि मैं हैरान हो गया कि क्या कहानी है इसकी, क्या ये शुरू से पागल है, क्या है, मैं सब जानना चाहता था। और जब वो आया मेरे पास तो उसने आके बाकायदा मुझे सलाम किया। जिस सलाम से मुझे अंदाज़ा हुआ, इतना तो है कि इसके साथ गपशप की जा सकती है। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम, जी अहमद साहब बैठिए।
और वो मेरे सामने इस अंदाज में बैठ गया जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। वो उसकी चीखों पुकार, वो उसका रवैया, किसी लम्हे भी उसके ऊपर दौरा पड़ सकता था। इसलिए 2 स्टाफ के लोग भी इर्द गिर्द मौजूद थे जो अलर्ट खड़े हुए थे। मैंने उसकी खैरियत पूछी, हाल अहवाल पूछा, और उसने बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे बात की। मैं कुछ देर उससे बोलता रहा और उसके बाद मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया, फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा, अहमद साहब, मुझे ख्वाहिश है आपसे मुलाकात हो, आपसे बातें हों। कल या परसों मैं फ्री हूं, अगर आप चाहें तो हम बैठ के बातें करेंगे। इस तरह की मैंने बातें की। मैं वहाँ पे चला गया। अगले दिन जब मैं फ्री हुआ तो दोबारा से उसको मैंने अपने कमरे में बुला लिया। आज वो बिल्कुल कल की तरह रिलैक्स था। आज मैंने देखा वो कुछ इस अंदाज में सोच रहा है जैसे किसी गहरी सोच में हो। तो मैंने उसे मुखातिब किया, अहमद। अहमद वो अपने ख्यालों से चौंका और मेरी तरफ देखा और बोला, जी डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान लग रहा था, क्या सोच रहे हो? उसने एक बड़ा गहरा जुमला बोला। कहता है, डॉक्टर साहब, अपने नसीब को सोच रहा हूं। मैंने पूछा, नसीब? क्या हुआ तुम्हारे नसीब को? नसीब ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पागल अमूमन इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी जो गहरी और संजीदा गौर व फिक्र वाली होती हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको पागल कहते हैं तो हम ऐसी बातों पे गौर नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब हम पागल को डॉक्टर स्पेशली गौर से सुन रहे होते हैं तो फिर वो बहुत कुछ बताने को तैयार हो जाता है। आज कुछ बोलने के मूड में था। मैंने कहा, क्या किया है नसीब ने, क्या मेरे साथ शेयर करोगे? तो उसने मुझे कहा, एक पागल की बातें क्या आप समझेंगे, क्या आप सुनेंगे? पागल जो ठहरा, किसी वक्त भी वो मुझ पे हमला कर देगा और फिर मुझे दौरा पड़ जाएगा और फिर सारे ये मुझे गिरफ्तार कर रहे होंगे, ये मुझे पकड़ रहे होंगे, मुझे काबू कर रहे होंगे, जल्दी से उस कमरे में कैद कर देंगे और मैं तकलीफ में हूंगा। मैंने उसको इस अंदाज में बातें की जैसे उसका एतमाद हासिल कर सकूं, एक दोस्ताना रवैया अपनाया और उसके लिए ठंडा मंगवाया, खाने पीने को मंगवाया इस अंदाज में। और मैंने उसकी आंखों में झांक लिया था। एक डॉक्टर है, नफ्सियात जानते होते हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं। तो उन दोनों को कहा जो साइडों पे खड़े थे उसको गिरफ्तार करने के, उसको काबू करने के लिए, अगर कहीं भी वो खड़ जाए, तो मैंने उन दोनों से कहा, आप लोग जाइए। तो वो बोले, डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, ये किसी वक्त भी हमला कर देंगे? मैंने कहा, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं करेंगे हमला। अगर इन्होंने हमला कर भी दिया, ऐसा कुछ हो गया, मैं ज़रूर आपको बुला दूंगा। फिलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है। अहमद साहब को मेरे साथ अकेला छोड़ दीजिए, मैं इनसे बातें करना चाहता हूं। वो चले गए। जब वो गए तो अहमद ने उनको मुड़ के देखा जैसे उसको यकीन ना आ रहा हो कि वाकई मैं एतमाद करने जा रहा हूं अहमद पे, कि उन दोनों को जो उसको कंट्रोल करने वाले थे मैंने बाहर भेज दिया। क्या डॉक्टर को मुझसे डर नहीं लग रहा? जैसे वो अपने आप से पूछ रहा हो। और उसने उसी लम्हे ये जुमला कह भी दिया, डॉक्टर साहब, क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं आप पे हमला ना कर दूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, अपने मरीजों को जानता हूं। अहमद, मुझसे बात करो। क्या बात है? कुछ है तुम बताना चाहते हो? तुम्हें आज तक सुना नहीं गया, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो एक पागल हूँ। मैंने कहा, सबके लिए तुम ज़रूर पागल होगे, डॉक्टर के लिए कभी कोई पागल नहीं होता। डॉक्टर हमेशा इलाज का सोचता है। अगर किसी के साथ किसी किस्म की, वो सिर्फ दिमागी नहीं जिस्मानी बीमारी भी हो, तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। बीमारी तो बीमारी है, चाहे वो दिमागी हो या जिस्मानी, तो उसका हल तो मौजूद है। जब तक मरीज अपनी तकलीफ का नाम बताए, डॉक्टर उसको हल कैसे करेगा? ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कुछ देर वो सोचता रहा, जैसे आज उसके अंदर एक भड़ास सी बन गई थी। आज वो कुछ बोलने के मूड में था। कुछ देर सोचते रहने के बाद सर उठाया और बोला, डॉक्टर साहब, आज मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ आपको खोल के बयान कर दूं। पता नहीं क्यों आज पहली दफ़ा आपके सामने बैठ के ऐसा दिल का राज जो सिर्फ मेरे राज के अंदर है, जिसने मुझे पागल बना दिया है, मेरा दिल चाहता है मैं सब आपको बता दूं। मैंने कहा, ज़रूर, इसलिए तो मैंने उनको बाहर भेजा है कि शायद तुम उनकी मौजूदगी में मुझे ना बता सकते। बताओ क्या हुआ, जिंदगी ने तुम्हारे साथ क्या किया, नसीब ने तुम्हारे साथ क्या किया है? अब वो चुप सा हुआ और उसकी आंखों में मैंने 2 आंसुओं को झलकते हुए देखा।
इतना मैं समझ गया था, किसी गहरी सोच से वो निकला है, किसी ऐसी बात ने उसके दो आंसुओं को झलका दिया है। आज वो ज़रूर कुछ बोलने के मूड में है और इस अंदाज में मैंने टिश्यू उसको दिया कि आंसू साफ करो और बताओ मुझे। उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम अहमद है, मेरे वालिदैन, मैं उनकी अकलौती औलाद था। मैं बहुत अमीर कबीर तो नहीं, लेकिन एक खाती पीती फैमिली से मेरा ताल्लुक़। मेरे वालिदैन के 3 घर जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे, चौथा घर जहाँ वो खुद रहते थे, और हमारी 4 दुकानें भी हैं। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करता रहा और जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और उसके बाद मैंने फ़ैसला करना था कि आगे क्या करूं, कि मेरे वालिदैन का इस दुनिया से इंतकाल हो गया। मैं हमेशा से खामोश तबीयत था, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले हमेशा मुझे समझते थे ये बड़ा मगरूर है, किसी से बात नहीं करता। ऐसा नहीं था, मैं कभी भी मगरूर नहीं था। मैं बस किसी को दोस्त नहीं बना सकता था, अपने आप में गुम रहता। पढ़ने का जुनून था, इसलिए अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। लेकिन वालिदैन के जाने का दुख मुझे तोड़ सा गया। मज़ीद ज़िंदगी में जो पहले ही खामोशी थी, संजीदगी थी, जो दूसरों को दोस्त नहीं बनाता था, वो और तन्हा हो गया। पैसों की फ़िक्र इसलिए नहीं थी, 3 घरों का किराया भी आता था, 4 दुकानों का किराया भी आता था और रहने के लिए एक ज़बरदस्त घर भी मौजूद था। तो मुझे कमाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन घर में अकेला पड़ गया। पहले माँ बाप थे, ख्याल रखने वाले, उनके साथ बैठता बात करता, वही मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों, मेरी माँ भी और मेरे बाप भी। उनके जाने के बाद मेरे वो 2 दोस्त भी चले गए, मेरे माँ बाप का साया भी मेरे सर से उठ गया। अब मैं वक्त गुजारता रहा। मैं कोई जॉब नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। इतना कुछ आ जाता था कि मुझे जॉब की ज़रूरत ही नहीं थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि 1 साल गुजर गया। उस तन्हाई ने, उस घर के अकेलेपन ने मुझे अजीब सा कर डाला था कि हमारे एक किराएदार जो हमारी एक दुकान में काम करते थे, वो मुझसे कई दफ़ा कहते, अहमद बेटा, क्या तुम्हें ज़िंदगी में तन्हाई काटती नहीं है? क्या तुम ज़िंदगी की इस तन्हाई से थकते नहीं हो? मैं उनको कहता, बस ज़िंदगी गुजर रही है। और एक दिन खुल के मुझसे बोल पड़े, बेटा, मेरे कहने का हमेशा मतलब ये होता है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस घर में जिसमें तुम अकेले रहते हो, जब बहू आ जाएगी, हमारी बेटी आ जाएगी, तो घर के अंदर तन्हाई ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा, फिर फूल खिलेंगे उस घर के अंदर। और मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ, हाँ, मैंने तो कभी किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं था। शक्ल सूरत ठीक थी, बहुत हसीन और जमील नहीं था, लेकिन अच्छी शक्ल का मालिक था, लेकिन मैं तो कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा था। उनकी बात सुन के अब पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कोई भी लड़की गुजरती, मैं उसको इस अंदाज में देखता, क्या ये मेरी दुल्हन बनेगी, क्या ये मेरी बीवी बनेगी, और मेरे दिल में वो जगह कर जाती। लेकिन जब वो चली जाती तो मेरे दिल से उतर सी जाती, जैसे चंद लम्हों के लिए मैंने उसको अपनाया होता और छोड़ दिया जाता। ख्याली पुलाव पकाता। इस तरह हर आने जाने वाली लड़की को इस अंदाज में देखता, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि उसको मेरा घूरना बुरा लगे। इस अंदाज में नहीं घूरता था कि अगली समझे कैसा लफंगा है कि मुसलसल घूर रहा है। छुपे हुए अंदाज में देखता और अपने आप को खुश करता, क्या ये मेरी बीवी बनेगी। इसी तरह हमारे एक रिश्तेदारों के घर में एक फंक्शन था। उस फंक्शन में मुझे भी बुलाया गया था। वो हमसे काफ़ी अमीर थे। जब मैं उस फंक्शन में तैयार होकर पहुंचा तो सबसे मैंने दुआ सलाम ली। सब मुझे जानते थे, मैं भी बहुत गरीब तो नहीं, एक अच्छी खाती पीती फैमिली से था, लेकिन उन जितना अमीर नहीं था। सबको ये लगता था कि बहुत मगरूर है, लेकिन मैंने जाके सबसे अच्छी तरीके बातचीत की, सबसे दुआ सलाम की और एक साइड पे बैठ गया। अब मुझे भूख लगी हुई थी, रात का खाना खाना था, मेरा टाइम हो चुका था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक खाना नहीं खुला था। और मैंने एक वेटर को, जो बाहर से बुलाया गया था वेटर और पूरा इंतज़ाम बाहर से था, उससे पूछा कि खाना कब खुलेगा। उसने कहा, आपको नहीं पता। मैं कहा, क्या? मेहमान खसूसी का इंतज़ार है। मेहमान खसूसी जैसे ही पहुंचेंगे, हम तो खाना कब का तैयार करके बैठे हैं, जैसे मेहमान खसूसी आ जाएंगे खाना लगा दिया जाएगा। अब मैं इंतज़ार में बैठ गया कि जब मेहमान खसूसी जो भी हैं, जिन्होंने आना है, वो जैसे आएंगे, चलें इस बहाने उनको देख भी लेंगे और उस वक्त खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि भूख से मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। अब मैं खाने के इंतज़ार में इसी तरह बैठा ही था कि एक शोर सा बरपा हुआ। जो भी मेहमान खसूसी थी वो आ चुकी थी। वो एक खातून थी, एक ऐसी हसीनो जमील खातून अंदर दाखिल हुई
जिसके इस्तकबाल के लिए उस घर के मेज़बान और बाकी लोग भी इस अंदाज में उस तरफ दौड़े जैसे उनको एक प्रोटोकॉल के साथ वेलकम करना हो। और वो अंदर जब दाखिल हुई तो मैं उनके हुस्न को देखता ही रह गया। ये आयशा थी, मिस आयशा। उनकी उम्र तो 30 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुंवारी होने की वजह से सब उनको मिस आयशा कह रहे थे। मिस आयशा वाकई हकीकत में बहुत ही हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत, और वो सबसे मिलती फिर रही थी। लेकिन मैं अपनी जगह पे बैठा रहा। यूं कह लीजिए हमारे दूर के वो रिश्तेदार ही बनते थे, लेकिन वो बहुत अमीर व कबीर, बहुत ज़्यादा सियासत से उनका ताल्लुक, तो इसलिए कभी भी हमारा उनके साथ मिलना जुलना नहीं हुआ था। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन मेरी आंखें मुसलसल मिस आयशा का पीछा करती रहीं। वो जिस तरफ भी जाती मैं उन्हीं को बैठा मुसलसल देख रहा था। वो सबकी तरफ बढ़ती, उनसे हाय हेलो करती, मुस्कुरा के उनसे बात करती, और उनके गाल, उनके गुलाबी गाल ऐसे खिलखिला उठते, वो इतना हसीन के चांद का टुकड़ा कि उनसे सब लोग इस तरह उनको घूर घूर के देख रहे थे कि सबकी निगाहें मेरी निगाहों की तरह उनकी खूबसूरती का पीछा कर रही थी। और वहीं पे चंद जो मेरे रिश्तेदार जिनके साथ मेरी दुआ सलाम थी, उनके बारे में मैंने पूछा, ये मिस आयशा के बारे में कुछ तफसील से बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये उनके वालिद का नाम सरदार सर दिलावर बताया गया कि ये हमारे रिश्तेदार ही हैं। सर दिलावर, उनको सर कहते हैं, सारे सियासत से उनका ताल्लुक है। ये उनकी अकलौती बेटी हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, कुंवारी हैं। कई रिश्ते आ चुके हैं, बड़े बड़े ख़ानदानों से, बड़े बड़े घरों से, सियासतदानों के भी रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती, हर रिश्ते को इनकार कर देती हैं। अकलौती हैं, बहुत बड़ी दौलत की मालिक हैं, क्योंकि अपने वालिदैन की सारी जायदाद की यही वारिस हैं। तो आज ये इनवाइटेड थी, तो इसलिए अभी तक खाना नहीं खोला गया था कि जब मिस आयशा पहुंचेगी तो खाना खाया जाएगा। अब इधर उधर घूमते, सबसे मिलते, मिस आयशा ने 3-4 दफ़ा शायद मेरी तरफ भी देखा, लेकिन सरसरी निगाहों से इस तरह देखा जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए कोई पहचान नहीं थी, जैसे कोई किसी अननोन को देखता है और 1 सेकंड के अंदर आंखें दूसरी तरफ फेर लेता है। और उसके बाद जब वो सबसे मिल चुकी तो एक जगह पे बैठ गई और यूं खाना खोल दिया गया। मैंने भी खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए मुसलसल मेरी निगाहें मिस आयशा का पीछा करती रहीं। उस फंक्शन से मैं अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन मैं अपना दिल मिस आयशा के पास छोड़ आया था। मुझे नहीं पता था, वो रात मैं सारी जागता रहा। सुबह किस टाइम मेरी आंख लगी तो ख्वाब में भी मैंने मिस आयशा को मुस्कुराते हुए देखा, उसी तरह जिस तरह हंस हंस के वो लोगों से मिल रही थी। पता नहीं मेरे अंदर क्यों इतनी बेचैनी थी कि 2 दिन मुश्किलों से मैंने गुजारे। मेरा दिल बार बार कहे कि मुझे फिर से एक दफ़ा आयशा को देखना है। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था। वो कहाँ हसीन व जमील, कहाँ वो अमीर ज़ादी, और कहाँ मैं एक आम से घर का लड़का, आम शक्ल सूरत का लड़का। लेकिन दिल, मोहब्बत, आग, इसका कुछ नहीं पता लगता। 2 दिन के बाद मैं उसकी बहुत बड़ी हवेली के सामने पहुंच गया। वो बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, और मैं इस अंदाज में उसके कोठी के सामने से बार बार गुजरता रहा कि किसी तरीके वो बाहर निकले और मैं उसका दीदार कर सकूं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी में, जहां बहुत बड़ा सामने पार्क था, उसके घर के सामने भी एक दरख्त था और उसके नीचे एक बेंच पड़ी हुई थी। मैं उस बेंच पे जाके बैठ गया कि जिस वक्त गाड़ी निकलेगी, जिस वक्त वो बाहर निकलेगी, मैं ज़रूर उसका दीदार करूंगा। और एक दिन मैंने आखिर देखा, आज तीसरा दिन था वहां पे मुझे बैठते हुए, कि बड़ा सा उनका गेट खुला और एक बड़ी सी महंगी सी कार बाहर निकली। उस कार को एक ड्राइवर चला रहा था, बावर्दी ड्राइवर, और उसके पीछे चश्मा लगाए आयशा बैठी थी। वो कार मेरी आंखों के सामने गुजर गई और मैंने अपने महबूब का, जो ख्यालों ही ख्यालों में, जिसको मैं अपना महबूब बना चुका था, जिसका मैं दीवाना, जिसका मैं आशिक हो चुका था, उसको मैंने देख लिया। लेकिन अब रोज वहां पे बैठना भी नजरों में आ जाता। 3-4 दिन मजीद गैप दे के फिर से दिल बेचैन हुआ और मैं आयशा को देखने के लिए
फिर से उसके घर के बाहर पहुंच गया और यूं एक दफ़ा फिर मैंने उसको घर से बाहर निकलते हुए देखा। एक दिन पैसे जो किराए के मैं वसूल करता था दुकानों के, मकान के, वो पैसे जमा कराने के लिए मैं बैंक के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं बैंक के, अभी बिल्डिंग के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन एक मेन पीछे बाहर गेट था, एक चौर दीवारी थी, आगे जाके एक बिल्डिंग सी आती थी, उससे पहले ये पार्किंग थी बैंक की। मैं जैसे ही उस पार्किंग में दाखिल हुआ तो मैंने उस गाड़ी को पहचान लिया। उसका नंबर मुझे अजबर याद था। वो तो आयशा की गाड़ी थी और उसका सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं बाहर खड़ा था। मैंने जैसे ही गाड़ी को देखा और सिक्योरिटी गार्ड को देखा तो समझ गया आयशा अंदर है। तो मैं अंदर जाने के बजाय रुक गया कि किसी वक्त भी वो बाहर निकलेगी, इस बहाने उसका मेरा आमना सामना हो जाएगा और कम से कम मैं उसको देख जरूर लूंगा। मैं इस तरह बाहर रुक गया कि उसकी आंखों से भी ओझल रहूं और उसका दीदार कर सकूं। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और आयशा बाहर निकली, सन ग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बाहर आई चलती हुई, वो अपनी गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी के अंदर सवार हो गई। उसी लम्हे मैंने एक और मंजर भी देखा। जैसे ही वो बाहर निकली थी, उसके पीछे बैंक से एक शख्स बाहर आया था। वो आयशा की तरफ देख रहा था और उसी वक्त उसने जेब से एक फोन निकाला और उसने किसी को फोन किया। मैं ये देख के चौंक सा पड़ा कि ये किसको फोन कर रहा है। मुझे वो शख्स कुछ मशकूक सा नजर आया। आयशा गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी पार्किंग से निकली और जैसे ही गेट की तरफ रवाना हुई, उसी वक्त एक तेज मोटरसाइकिल आई और इतनी जोर से आयशा की गाड़ी से आके टकराई कि वो जो भी मोटरसाइकिल के अंदर था वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। यकीनन ड्राइवर और आयशा दोनों घबरा गए थे। एक हादसा हो चुका था। आयशा और ड्राइवर तेजी से बाहर निकले दरवाजा खोलकर और उस शख्स की तरफ भागे जिसका मोटरसाइकिल तो सामने पड़ा था, लेकिन वो दूर उछल के जाकर गिरा था। वो कितना जख्मी था कोई भी नहीं जानता था। वो दोनों उसकी तरफ लपके और मैं भी अपनी जगह से उस तरफ जाने लगा तो उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी कि दोबारा से एक और मोटरसाइकिल जिस पे दो नकाब पोश मौजूद थे, उन्होंने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और जो पीछे बैठा था उसके हाथ में पिस्तौल था और इस अंदाज में उसने पिस्तौल पकड़ रखा था जैसे वो चलाने के लिए तैयार हो। वो दोनों इस तरह आकर रुके कि उसमें से जो पीछे बैठा था वो नीचे उतरा और उसने अपना पिस्तौल जो हाथ में पकड़ा हुआ था इस अंदाज में सीधा किया। वो आयशा को गोली मारना चाहता था और मैं भी भागता हुआ उनके पीछे जा रहा था और ये मंजर देख के मैं रुक गया था। और जैसे ही उसने दोनों हाथों से पिस्तौल इस तरह थामा गोली चलाने के लिए, उसी वक्त मैंने जोरदार छलांग मारी और आयशा के सामने इस अंदाज में जाके टकराया। बाकायदा मेरी कमर आयशा की कमर से जाके टकराई और उसी वक्त उसने 2-3 गोलियां चला दी। 2 गोलियां, एक मेरे बाजू में, एक मेरे कंधे पर और एक मेरे पेट में लगी। गरम खून का फुआरा सा उबल पड़ा और उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैंने आंख खोली तो मैं एक इंतहाई नरम व मुलायम बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। एक नर्स मेरे पास खड़ी थी, मुझे ड्रिप लगी थी और वो ड्रिप के अंदर इंजेक्शन लगाने लगी थी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोल दी तो उस नर्स ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं आपको सुन सकता हूं। उसी वक्त वो तेजी से चलती हुई वापस गई और किसी डॉक्टर को भी बुला कर ले आई और डॉक्टर ने आके मुझे दोबारा से चेक किया, मुझसे बातें की। मैंने उठने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, लेटे रहिए, अभी आपने उठना नहीं है। और थोड़ी देर तक मुझे सूरत हाल समझ आ चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि ये अस्पताल का कमरा नहीं था, ये तो कोई शानदार किस्म का, लग्जरी किस्म का बेडरूम था। उन्होंने कहा, आपको गोलियां लगी हैं, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। आपको 1 महीना रेस्ट की ज़रूरत है। मुसलसल आपको बेड रेस्ट करना होगा। आप बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं, खतरे से आप बाहर हैं, आपकी ज़िंदगी बच चुकी है। बाकी
अभी आपको रेस्ट करना है, उठना नहीं है। तो इतनी देर में एक शख्स जिसका रोब, जिसका दबदबा, जिसने इंतहाई नफीस किस्म के, बेहतरीन किस्म के ड्रेसिंग की हुई थी, और वो चाल ढाल से ही कोई बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो चलता हुआ मेरे पास आया और बोला, अहमद साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने इनसे पूछा है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो वो बोले, आप मेरे घर में हैं, मेरा नाम दिलावर है, आपने मेरी बेटी को बचा के मुझ पे एहसान किया है, मैं आपका ये एहसान नहीं उतार सकता, आप मेरे घर में हैं, फ़िलहाल आप अभी रेस्ट कीजिए, इसी घर में रहिए, रोज़ आपसे मुलाकात होगी, अभी आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। कुछ देर मेरे साथ खड़े रहे, मेरा बेइंतहा शुक्रिया अदा किया और दिलावर साहब वहाँ से चले गए। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं मिस आयशा के ही घर में था, उसके घर में जिसकी मोहब्बत में मैंने अपने सीने पे, अपने पेट पे गोली खाने को भी तरजीह दी थी। गोली सीने में नहीं, पेट में लगी थी, 3 गोलियां खाई थी मैंने। 3 दिन मैं उस घर में रहा, सब लोग मुझसे मिलने आते रहे, उस घर के मुलाजिम मेरी बेइंतहा खिदमत कर रहे थे, लेकिन वो हसीना अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई थी कि आज तीसरा दिन था। दरवाज़ा बाहर से खटखटाया गया, जैसे कोई अंदर आने के लिए इजाज़त मांगता है। तो मैंने कहा, आ जाइए। तो कमरे में एक खुशबू सी फैल गई और आयशा एक अदा से चलती हुई मेरे पास आई और बैठ गई और बोली, अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप ना होते तो वो गोलियां मुझे लग जाती। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं कम है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं, आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप भाग के आगे क्यों आ गए? क्योंकि मेरे मुलाजिम ने मुझे बता दिया था, वहाँ पे लोगों ने भी बता दिया था कि आप भाग के आगे आ गए थे और आपने अपने ऊपर गोलियां खा ली, अपने जिस्म को गोलियां लगवा ली, वरना वो गोलियां मुझे लग जाती। मैं चुप रहा, वो जवाब चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। शायद वो लम्हा ऐसा था कि मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं कूद के सामने आ गया, वरना गोलियां आपको मार देते। फिलहाल मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो शुक्रिया वाले अंदाज में मेरे साथ बातें करती रही, काफ़ी देर बैठी रही और उसके बाद इजाज़त लेकर वहाँ से तो चली गई, लेकिन वो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था वो इतना ज़बरदस्त किस्म का था कि मेरे तो दिमाग में रच बस गया था। कमरे में उसकी खुशबू ही खुशबू थी। अब मैं उस घर के अंदर रहता था, सर दिलावर भी मुझसे मिलने आते और आयशा भी कभी कभी मुझसे मिलने आती। तकरीबन उस घर में आज मुझे 15 दिन के करीब हो गए थे कि सर दिलावर मेरे पास आए और मुझसे बोले, अहमद, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप, तुम दूर के रिश्तेदारों में से हो। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। मेरी बेटी सियासत में कदम रखने जा रही है, एमपीए का इलेक्शन लड़ने जा रही है और उसको एक एडवाइज़र चाहिए जो हर वक्त उसके साथ हो। और तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, बहुत अच्छे नंबर तुमने हासिल किए हैं, क्या तुम इस ऑफ़र को कबूल करोगे? मुझे फौरी इसका जवाब नहीं चाहिए, तुम इसको सोच लो और जब बिल्कुल सेहतयाब हो जाओ तो ज़रूर तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो। मैं खामोश हो गया। अब मेरे पास कई सवाल थे जो मैं दिलावर साहब से करना चाहता था। शायद मैंने उनकी बेटी की जान बचाई थी, उसी लिए एहसान का बदला उतारने के लिए वो मुझे मिस आयशा के साथ नौकरी पे एडवाइज़र के तौर पे लगाना चाह रहे थे। लेकिन मेरा तो सियासत में कोई तजर्बा नहीं था। एडवाइज़र तो उसको होना चाहिए था जिसको समझ बूझ हो। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया और चलना फिरना शुरू हो गया, तो आज चलते फिरते मुझे दूसरा दिन था। मुलाजिम ने जब कमरे में खाना ना आकर रखा तो मुझसे कहा, सर दिलावर आपका 2 दफ़ा पूछ चुके हैं कि जब आप बेहतर समझें तो सर से मुलाकात कर लें, आज वो घर पे हैं। मैं
सर दिलावर के पास पहुंच गया। मैंने जाते ही उनसे सवाल पूछा। सर पहला सवाल यह है कि जब वहां पे गोलियां चली तो वो कौन लोग थे, और फिर मेरे पास पुलिस बयान लेने के लिए क्यों नहीं आई, मुझे अस्पताल में क्यों नहीं जमा कराया गया, मुझे अस्पताल में दाखिल कराया जाता, मुझे यहां घर पे क्यों लाया गया। खामोशी से मेरे सवाल सुनते रहे और उसके बाद बोले, अहमद हम सियासतदान लोग हैं, सियासत में दुश्मनियां चलती रहती हैं, और जब इंसान के पास पैसा हो तो उसकी दुश्मनी जरूर होती है। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उसी वक्त वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के ही कोई और बंदे थे जिन्होंने उनको मारा और वो वहां से भाग गए। पुलिस ने उनका काफी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। हम सियासी लोग हैं, ऐसी बातें खबरों और टीवी में ना आए, इसलिए अस्पताल तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई सारी पूरी की है और उम्मीद है वो कातिलों तक पहुंच जाएंगे। उनके पीछे कौन था? वो 2 बंदे जिन्होंने गोली चलाई थी वो तो मौके पे ही मारे गए थे। और हां, तुम ये भी सोच रहे होगे कि एडवाइजर के लिए तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में। मैंने गर्दन हिला दी। हां। तो बोले, क्योंकि तुम्हारे सवालों से ही मुझे पता लग गया कि जब तुम ये सारे सवाल पूछ रहे हो तो तुम ये भी सवाल तो पूछोगे कि मुझे ही क्यों एडवाइजर के तौर पे चुना गया है। तो सुनो, किसी भी ऐसे शख्स को जो पहले से सियासत के दाव पे जानता हो, मेरी बेटी उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मेरा भी तजर्बा यही है, जब ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के लिए साथ रखा जाता है तो जब वक्त आता है तो ये किस तरह दूसरी मुखालिफ पार्टी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाए, इन पे भरोसा करना मुश्किल होता है। एक ऐसा शख्स जो इंतहाई पढ़ा लिखा और इंतहाई समझदार भी हो, जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा हो, अगर उसको सिखा दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो वो ज़्यादा मुखलिस साबित होगा। जो शख्स किसी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा सकता है तो वो उससे मुखलिस, उससे ज़्यादा एक ऐसा शख्स हमें कहीं नहीं मिल सकता जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जा सके। तो इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है कि तुम बहुत काबिल एतमाद हो, तुम पे भरोसा किया जा सकता है। अब तुम्हें मुख्तलिफ लोगों से मिलना होगा और तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, लेकिन उस सूरत में जब तुम्हारा जवाब हाँ में होगा, और अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, और उसके बदले कुछ भी तुम्हें चाहिए जो तुमने मेरी बेटी पे एहसान किया है तो मैं हाजिर हूं। मैं तो पहले ही खुश था कि मुझे इस बहाने मिस आयशा के हर वक्त साथ रहने का मौका मिलेगा। मैं तो हर वक्त उनको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। मैं तो मोहब्बत में, जुनून में इस हद तक आगे जा चुका था कि मुझे कुछ भी ना देते, वो कहते फ्री में सिर्फ इनके साथ फिरते रहो, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। मैंने कह दिया, जी मैं तैयार हूँ, मुझे ये नौकरी करनी है। यूँ जिस बेडरूम में मेरी रिहाइश थी वो मुस्तकिल तौर पे मेरे लिए सेट कर दिया गया, और यूँ अब मैं ट्रेनिंग हासिल करने लगा। मुख्तलिफ सियासी लोगों से मुझसे मिलवाया जाता, वो मुझे सियासत की मुख्तलिफ चीज़ें बताने शुरू हो गए। और वहीं पे एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था कि मेरे कमरे की सामने खिड़की खुली हुई थी। मैं तकरीबन सोने ही वाला था कि रात के कोई तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ खिड़की के आगे से कोई गुजरा है। मैं एकदम से चौंका, क्या ये मेरा वहम है या खिड़की के आगे से कोई गुजरा है। मैं अपनी जगह से उठा और तेजी से चलता हुआ खिड़की के पास गया तो यह देख के हैरान रह गया, एक घुप अंधेरे में कोई शख्स चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ये कौन है और रात के टाइम इस घर में क्या कर रहा है? जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं जल्दी से जूते पहने बगैर बाहर निकल आया। उस घास के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पीछे जाना शुरू हो गया, जो सीधा आगे की तरफ जा रहा था। और मैंने देखा उस कोठी के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो बहुत बड़ा लॉन था, जिसके अंदर सब्ज घास ही घास थी, उसी घास के अंदर मैं भी चल रहा था। और वो चलते हुए सीधा जो आयशा का कमरा था उसके कमरे के खिड़की के बाहर खड़ा था। उसने इधर उधर देखा और वो शायद अंदर घुसने के लिए तैयार था कि मैं तेजी से भागता हुआ उसके पीछे गया, और जाते ही मैंने उसको दबोच लिया। लेकिन ये क्या, मैंने जैसे ही उसको दबोचा तो वो मेरे बाजू में नहीं आया, बल्कि मैं उसके आर पार हो गया।
और जैसे ही मैं उसके आर पार हो गया तो देख के हैरान रह गया, वहां पे कोई शख्स कोई चीज़ नहीं थी, मैं अकेला खड़ा था और मैं घबरा सा गया। ये क्या था? मैंने क्लियर किसी को देखा था और उसके ऊपर जब छलांग लगाई थी तो मैं उसके आर पार कैसे हो गया? ये क्या मंजर था? मैं कुछ देर परेशान होकर खड़ा रहा और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन मुझे रात सारी नींद ना आई कि ये क्या मंजर था, ये क्या माजरा था। अगले दिन कोई काम तो खास था नहीं, 2-3 मेरी मीटिंग थी, जो सिखाने वाले थे उन्होंने बातें सिखाई और मैं शाम को जल्दी ही सो गया। रात के 12 बजते ही मेरी आंख खुल गई और फिर से मुझे कल रात वाला वो वाकया याद आ गया। क्या वो मेरा वहम था? नहीं, मैंने देखा था किसी को। मैं अपने आप से कई सवाल जवाब कर रहा था कि उसी वक्त मैं खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। मैंने आयशा के कमरे की तरफ देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। मैं टहलने के से अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर लॉन में जाकर टहलना शुरू कर दिया। मैं लॉन के अंदर टहल रहा था कि मैंने देखा वही साया फिर से चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ जा रहा है जो आयशा का कमरा है। मैं एक सेकंड में उसको पहचान गया, ये तो वही वाला था, कल वाला। लेकिन ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो काला स्याह एक साया था जिसका कदो कामत एक इंसान जितना था, लेकिन उसके आर पार भी मैं देख सकता था। एक ऐसा साया जो इंसान के कद का है और उसके आर पार भी नजर आ रहा है। बहुत काला स्याह, सिर्फ उसके दांत ऐसे थे जैसे सफेद हों और उसकी आंखें थी जो सिर्फ सफेद नजर आती थी, बाकी काला स्याह। मैं वहां पे खड़ा हो गया कि कल मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की थी, मैं इसके आर पार गुजर गया था। ये कौन है? ये क्या है? मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रहा था और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तो उसी वक्त वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मैंने पहली दफ़ा देखा, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, ऐसी सफ़ेद आंखें जैसे कोई टॉर्च जल रही हो, उसमें सफ़ेद रोशनी बाकायदा निकल रही थी। और उसने दांत इस अंदाज में मुस्कुराया हल्का सा कि उसके सफ़ेद दांत मुझे नज़र आए। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई और मखलूक थी, इंतहाई खौफनाक और भयानक। और उसको मैंने जैसे ही देखा, उसने एक लम्हे को मुझे मुस्कुरा के देखा और साथ ही उसकी आंखें जो बिल्कुल सफ़ेद थीं, जिसमें से टॉर्च की तरह सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, वही आंखें उसी वक्त लाल सुर्ख हो गईं जैसे वो शदीद गुस्से में आ गया हो। और उसी वक्त वो तेज़ी से आगे बढ़ा और आगे आते ही, इससे पहले कि मैं संभल सकता, उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के अंदर डाल दिए। मेरी जैसे ही गर्दन पे उसने अपने हाथ रखे, वो हाथ नहीं थे, वो आग थी, आग, जलती हुई दहकती हुई आग। इतने गर्म हाथ के मुझे लगा मेरा वजूद जल जाएगा। उसने अपने हाथों से मेरी गर्दन को दबाया ही था कि उसी लम्हे मुझे खुदा याद आ गया, क्योंकि मैं पहले ही जान चुका था ये कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। तो उसी वक्त फौरन मेरे मुंह से निकला अल्लाह का कलाम। जैसे ही मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसी वक्त उसने अपने हाथ पीछे कर लिया और गुस्से से मुझे देखा और बाकायदा मेरी आंखों से दौड़ता हुआ वहां से गायब हो गया। मैं परेशान हो गया कि ये क्या था। क्या मैं किसी को ये बात बताऊं? क्या मेरी कोई ये बात सुनेगा? लेकिन मुझे इसको पकड़ना है। ये क्यों है? ये कौन है? ये कहां तक जाता है? ये क्यों इस कमरे के बाहर आता है? डरता कांपता मैं अपने कमरे में तो पहुंच गया। मैंने कमरा अपना अंदर से बंद कर लिया और उस रात में डरता रहा, कांपता रहा कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। सुबह मुझसे फैसला ना हुआ कि किसी को बताऊं, क्या कोई मेरी बात पे यकीन करेगा नहीं करेगा, कुछ समझ ना आया। उस दिन भी कुछ मसरूफियत रही, लोगों से मिलना मिलाना रहा और अगले 2 दिन में काफ़ी मसरूफ रहा। उससे अगली रात फिर मैंने फैसला किया कि आज रात को फिर मैं बाहर निकलूं और देखूं क्या वो साया फिर बाहर आता है। मैं अपनी खिड़की के अंदर इस अंदाज में खड़ा था कि बाहर किसी को भी मैं नज़र ना आ सकूं कि मैंने देखा वो साया फिर से पूरे अपने मखसूस टाइम पे चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और आगे चलते 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 मैंने उसे देखा कि वो आयशा की खिड़की के बिल्कुल करीब गया। उसने एक दफ़ा इधर उधर देखा और उसने इस अंदाज में छलांग लगाई कि एक आराम से जैसे कोई उड़ता हुआ अंदर जाकर गिरता है, ऐसे छलांग मार के कूदा और अंदर की तरफ चला गया। मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं। मैं भागता हुआ आयशा के उसी खिड़की के पास गया, लेकिन मैं डर रहा था कि किसने मुझे देख लिया तो मैं क्या बताऊंगा कि एक जिन के पीछे आया हूं, एक साए के पीछे आया हूं। मैं क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं शशोपंज में मुब्तला था।
क्या मैं अंदर झांक के देखूं? उसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला किया मुझे बचाना है। आयशा के लिए मैंने गोलियां खा ली थी और अगर आज एक साया उसके पीछे है तो मैं उसको बचा नहीं पा रहा। उसी वक्त मैं खिड़की के करीब गया और मैंने भी जैसे कैसे जोर लगा के ऊपर छलांग लगाई। इस हद तक ऊपर हो गया कि अंदर झांक सकूं, तो अंदर हर तरफ खामोशी थी। लेकिन उसी लम्हे मेरी आंखें घूमती घूमती जब आयशा के बिस्तर तक गईं, तो मैंने उस बिस्तर के अंदर दो लोगों को देखा। एक आयशा और दूसरा वही ह्योला था, क्योंकि मैंने उस ह्योले को आयशा के वजूद के ऊपर इस तरह लेटे हुए देखा जैसे एक औरत और मर्द आपस में लिपटे होते हैं, और आयशा मुस्कुरा रही थी और वो उसके साथ लिपटा हुआ था। और तभी जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो उसने अपनी गर्दन को पीछे मुड़ के देखा मेरी तरफ, और गुस्से से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं और उसने इस अंदाज में मुझे देखा जैसे मुझे झटका लगा हो, पीछे मुझे किसने पकड़ के खींचा हो। मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, एकदम से गिरा और मैं नीचे गिर गया। कमर के बल मुझे चोट लगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन चोट लगी, मुझे धक्का पड़ा था। मैं खड़ा तो हो गया, लेकिन यह क्या मंजर था? आयशा जाग रही थी, हंस रही थी, ऐसे जैसे एक मर्द और औरत आपस में जिस्मानी ताल्लुक बनाते हुए हंस रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, ऐसा मंजर था। ये क्या है? मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलता हुआ अपने कमरे तक पहुंच गया। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ ना आई। मैंने फैसला किया कि मैं सर दिलावर को यह बात बता दूंगा। और फिर सर दिलावर को रात को ही मैंने सारी बात बता दी और कहा, आप मेरे साथ सिर्फ मेरे कमरे में रुकिए, जैसे एक रात का मखसूस टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा। और वो मेरे कमरे में रुक गए, और जैसे ही मैंने उस साये को मखसूस टाइम पे जाते हुए देखा, मैंने उनको इशारा किया मेरे पीछे आ जाइए। वो मेरे पीछे आ गए। अब हम दोनों चलते हुए उसके पीछे जा रहे थे। हमारी आंखों के सामने वो ऊपर चढ़ा और खिड़की के अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, सर आपने देख लिया? वो बोले, किसको देख लिया? मैंने कहा, वही साया जो अभी अभी गया है, उस खिड़की से चलता हुआ अंदर गया है, आपने उसको नहीं देखा? वो मेरी तरफ इस तरह देखे कि नहीं वहां तो कोई नहीं था। मैंने कहा, वो कमरे में जा चुका है। वो बोले, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर अंदर गए और उन्हें आयशा का दरवाजा खटखटा दिया। मैं जानता था आयशा और वो उस अंदाज में लिपटे होंगे जिस अंदाज में मैंने उनको देखा था। दरवाजा जब खटखटाया गया तो थोड़ी देर के बाद आयशा बाहर आ गई, ऐसे बिल्कुल जैसे नींद में हो, और बोली, जी पापा क्या हुआ? तो बोले, अंदर कौन है? अंदर अंदर तो कोई नहीं, क्या हुआ है, सब खैरियत है। वो अंदर दाखिल हुए इस अंदाज में देखने के लिए जैसे किसी बेटी के बाप एक फिक्रमंद होता है कि बेटी की जिंदगी को खतरा ना हो। अंदर जाके उन्होंने इधर उधर हर जगह पे ढूंढ मारा, अंदर तो कोई भी नहीं था। बोली, सब खैरियत है ना? तो सर दिलावर बोले, हाँ खैरियत है बेटा, ऐसा महसूस हुआ कोई कमरे में कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए घुस गया है, ऐसा शक सा पड़ा था, इसलिए हम देखने आ गए। कोई नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। जब हम दोनों बाहर निकले तो मुझसे बोले, तुम भी जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर तो लेटा था, नींद कैसे आती? मैंने तो अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा था। ये कैसे पॉसिबल है? वो कहां गया और सर दिलावर को वो नजर क्यों नहीं आया? मैंने अगली रात उस हवेली, उस कोठी का जो चौकीदार था, उसके साथ अच्छी दुआ सलाम हो चुकी थी। मैंने उसको एतमाद में लिया और उसे कहा, आज रात तुमने मुझे 10-15 मिनट देने हैं। उसने कहा, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मेरी मिन्नतें करता रहा। खैर जैसे कैसे मैंने उसे राज़ी कर लिया कि बस एक छोटा सा काम है, इस घर की बेहतरी के लिए ही करना है। और मैं उसके साथ छुप कर बैठ गया। और रात का जैसा ही एक मखसूस टाइम हुआ, वो आता हुआ दिखाई दिया। टार्च हमारे हाथ में थी। मैंने उस चौकीदार से कहा, तुमने उसको देखा? वो देखो, वो काला स्याह साया जा रहा है सामने, ये जा रहा है, हमारे पास से गुजरा था। उसने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा जैसे मैं कोई पागल सा हो गया हूं। कहता है, कौन सा साया? मैंने कहा, ये जा रहा है सामने। कह रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैंने टार्च जो हाथ में पकड़ी हुई थी उसको जला दिया और टार्च सीधी उस साये के ऊपर मारी। मैंने कहा, अब देखो, अब नजर आ रही है टार्च। जैसे ही उस साये पे पड़ी, उस साये ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा। गुस्से से मैं एकदम से डर से भी गया और उसको समझ गया कि अब उस चौकीदार ने देख लिया है। लेकिन वो मुसलसल मेरी तरफ देखता, उस लाइट की तरफ देखता, मेरी तरफ देखता और मुझे कहता, क्या दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ है? और मैंने कहा, क्या मतलब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा?
उसने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। साहब मुझे जाने दें, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यहाँ कोई भी नहीं है, हम टार्चें मारते फिर रहे हैं, किसी ने देख लिया तो पूछेंगे क्या हुआ है, क्यों टार्च मार रहे हो, मुझे जाने दें। वो मुझसे इजाज़त लेके चला गया और मैं हैरान खड़ा हुआ था कि वो तो अभी अभी मेरी आंखों के सामने गया है। टार्च मैंने जब उस पर मारी है तो टार्च उसके वजूद के आर पार गुजर गई है, लेकिन उसने मुड़ के देखा है, मुझे लाल सुर्ख आंखों से देखा है जैसे कोई गुस्से से देखता है। और जब वो गार्ड चला गया तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था। जब गार्ड चला गया तो उसी वक्त वो मुड़ा और चलता हुआ खिड़की के अंदर गया और दाखिल हो गया। मैं परेशान कि ये क्या हो गया है। मैं कुछ देर वहां पे खड़ा रहा और उसके बाद अपने कमरे में आ गया कि ये क्या हो रहा है। यह बात सच है कि मैं आयशा से दिलो जान से प्यार कर बैठा था। मुझे पता था उसकी मेरी शादी नहीं हो सकती थी। मैं तो ये नौकरी भी इसलिए की थी, अपनी गोलियां भी इसलिए खाई थी कि आयशा के करीब रह सकूं। हुस्न जिसका मैं आशिक हो चुका था, उस हसीना का दीदार होता रहे, उसके लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हो गया था। वो गोलियां मेरी जान भी ले सकती थी। और उसके कमरे में एक काला स्याह साया जाता था और मैं हैरान हो जाता था। और अब मेरे अलावा क्या वो किसी को नजर नहीं आ रहा। सर दिलावर को भी नजर नहीं आया और वो चौकीदार जो मेरे साथ गया है उसको भी नजर नहीं आया। ये क्या माजरा है। मैं अपने कमरे में रहा। अगले दिन उस चौकीदार ने भी सर दिलावर को वो बात बता दी थी। सर दिलावर मुझसे बोले, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, क्या तुम आराम सही तरीके नहीं कर पा रहे, या क्या मसला है। मैंने कहा नहीं मेरी नींद पूरी है, मेरा आराम पूरा है, क्यों क्या हुआ है। उसने कहा तुम्हारी काम की तरफ तवज्जो नहीं है, तुम्हारी कंप्लेन मिली है कि तुम्हें सियासत के रमूज जो सिखाए जा रहे हैं तुम उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो। और उसी वक्त मैंने उनसे माजरत की कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कल से मैं आपको बिल्कुल होशियार मिलूंगा। और ये बात कुछ सही भी थी। मेरा दिमाग कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा था। शायद जब वो मुझसे सियासत की बातें करते, मुझे सिखाते बातें, तो शायद ये बात सही थी। उस वक्त मेरा दिमाग उलझा हुआ होता। अगले ही दिन एक नौजवान सूटेड बूटेड घर के अंदर दाखिल हुआ और दिलावर सर ने मेरा तारुफ कराया, ये अहमद हैं। और उसने बड़े तंजिया अंदाज में मुझे देखा और हाथ आगे किया और कहा, अच्छा आप हैं अहमद साहब जिनको पहले मेरी जगह पे नौकरी के लिए, जिनको नौकरी पे लिए रखा गया था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अब जो काम आपने करना था वो मैं सर अंजाम दूंगा। तो मुझे पता लगा कि जिस नौकरी के लिए मुझे रखा गया था कि मैं मिस आयशा के साथ एक एडवाइज़र के तौर पे रहूँगा, अब वो सूटेड बूटेड नौजवान जिसकी शक्ल तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन उसकी चेहरे, उसके सूट बूट और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो किसी बहुत ही अच्छी खाती पीती फैमिली से है और बड़ा मगरूर सा है। अब उसको रख लिया गया था। अब वो आते जाते मुझ पे तंज के तीर चलाता, मुस्कुरा के देखता, तंज करता, कहका लगाता, हर वक्त वो मेरी बेइज्जती करता। और मुझे इस बात का दुख खाए जा रहा था कि मैं अपनी जॉब खो चुका था, उस जॉब को जिसकी वजह से मैं बहुत खुश था कि मैं हर वक्त मिस आयशा के पास रहूँगा। और अब वो शख्स हर वक्त मिस आयशा के साथ था और उसको वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी जो मुझे सिखाई जाती। मैं कमरे में था, मुझे किसने ही नहीं कहा था कि तुम्हारी जॉब अब नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। मुझे उसी तरह मुलाजिम खाना देते, उसी तरह मेरा ख्याल रखते, लेकिन मैं कमरे में बंद सा था, मैं पागल सा हो रहा था। और एक रात मैं लेटा था कि मेरी खिड़की का दरवाज़ा, खिड़की को बाहर से किसी ने खटखटाया। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बाहर कोई खड़ा मुस्कुरा रहा है। और जैसे ही उसको मैंने देखा, एक सेकंड में मैं पहचान गया, ये वही था काला स्याह साया जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसके दांत बिल्कुल सफ़ेद। वो बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसको देखते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि तेरी वजह से मेरी नौकरी गई है। उसी वक्त मैंने अपने पास पड़े हुए एक बड़ा शीशे का एक गुलदान सा था जो उठाया और जोर से खिड़की में मारा। खिड़की टूट गई। उस खिड़की के टूटने का इतना शोर हुआ कि घर के कई लोग इकट्ठे हो गए। मुझसे पूछा गया क्या हुआ और मैं किसी को कुछ भी ना बता सका। और सुबह वो शख्स फिर से मेरी आंखों के सामने था जिसको मिस आयशा के साथ रखा गया था। और वो इस तरह कहके लगा रहा था कि एक पागल शख्स को घर में रखा हुआ है, ये तो किसी इंसान को भी उठा के कुछ मार सकता है।
और उसने ये बात धीमे अंदाज में इस तरह की थी कि मैं सुन लूँ, मुझे तपाने के लिए। और जिस तरह उसने मुझे तपाने के लिए जुमला कहा, मुझे पागल कहा, मैं उसी वक्त उठा और उसका गिरबान पकड़ लिया और हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। और मैंने एक हाथ में चीज़ आई उसके सर में दे मारी। उसका खर फटा तो नहीं, लेकिन उसको अच्छी खासी चोट लगी। और मैंने उस वक्त इधर उधर की जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी तोड़ फोड़ डाली। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं एक जनूनी सा हो गया था और फौरी तौर पे मुझे बांध दिया गया। मैं गलीज़ गालियां दे रहा था। मुझे क्या हो चुका था मुझे नहीं पता। मुझे इतना याद है कि डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था और मैं गहरी नींद सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में कैद था, एक खाली कमरा जिसके अंदर कोई साजो सामान नहीं था। और फिर मुझे पता लगा मैं एक पागल खाने में पहुंचा दिया गया हूं। पागल समझ के मुझे यहां पे भेज दिया गया है। मुझे अभी इस बात का यकीन नहीं आया था कि मैं पागल खाने में आ चुका हूं कि रात के 12 बजे मैंने देखा मेरे उस कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ। और वो जो दाखिल हुआ उसको मैंने पहचान लिया। ये वही काला स्याह साया था, वही साया जिसको मैंने आयशा के साथ लिपटे हुए देखा था। वो चलता हुआ मेरे पास आया और हैरत की बात यह थी दरवाज़ा बिल्कुल लॉक था। वो दरवाजे के आर पार चलता हुआ आ गया था और आकर सामने खड़ा हो गया और मुझसे बोला, तू है ना आशिक, आयशा का आशिक, तूने उसको बचाते हुए गोलियां खाई थी। मैंने तुझे पहले दिन ही देख लिया था जब तू पहले दिन घर के बाहर दरख्त के बाहर आके बैठा था। उसके दीदार को मैं समझ गया था कि तू अब उसका नया आशिक है। और फिर मैंने तेरा इम्तिहान लेने का फैसला किया, तुझे जान के उस वक्त बैंक भेजा और तेरी आशिकी इस हद तक बढ़ गई। मैं कभी भी आयशा को गोली ना लगने देता, लेकिन मैं पहले ही भांप गया था कि तू छलांग लगाने को तैयार है। इससे पहले मैं उनको नुकसान पहुंचाता, तूने छलांग लगाई तो मैं खड़ा देखता रहा और गोलियां तुझे लग गई। मुझे खुशी हुई, इसलिए ही तो उस घर में मैं सिर्फ तुझे नजर आया और किसी को नजर नहीं आया। तू सबको भी जगा के दिखाता, मैं किसी को नजर ना आता। आयशा कब की मेरी हो चुकी है और मैं आयशा का हूं। मैं एक जिनज़ादा हूं। तुझे अपने असली रूप में नजर आता हूं, लेकिन जब आयशा के पास जाता हूं तो उस वक्त इस रूप में नहीं होता जिस रूप में अब खड़ा हूं। उस वक्त तो एक खूबसूरत हसीन और जमील शहजादा होता हूं और वो मुझे देखते ही खुश हो जाती है। इसलिए तो उसने आज तक शादी नहीं की। तुम सोचते हो ना उसने आज तक शादी क्यों नहीं की? उसकी इतनी उम्र हो चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसको अपना पूरा प्यार देता हूँ। वो मेरे प्यार से इतना खुश हो जाती है, मेरे बाहों में इतना खुश हो जाती है कि उसको शादी की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेरे बारे में जान चुकी है कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और उसके बाद सिर्फ तुम हो तीसरे जिसको पता लगा है, क्योंकि तुम बहुत बड़े आशिक हो ना जिसने गोलियां खाई थी अपने सीने पे। तो वो मुझे जानती है। क्या हुआ अगर मैं जिनज़ादा हूँ? मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। कौन सी उसकी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की? हर तरह की उसकी ख्वाहिश पूरा करता हूँ। और तुमसे मिलने आया हूँ आज। तुम्हें तुम्हारी औकात याद करा दी है मैंने। तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया ना, सिर्फ तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें पागल किया था। तुमने पागल होकर उसका सर फाड़ा है, तुमने घर की चीज़ें तोड़ फोड़ दी हैं और सबको उसी वक्त नज़र आ गया था कि तुम पागल हो चुके हो। ये मैं तुम्हारे अंदर था और मैंने इतना कुछ तुमसे तुड़वा दिया कि तुम पागल हो गए हो और अब तुम पागल खाने में आ गए हो। अब मैं यहाँ आता रहूँगा और अकेला नहीं आऊँगा, तेरे सामने कभी कभी आयशा को भी लेके आऊँगा और तेरे सामने ही यहाँ हम गले मिलेंगे और मोहब्बत करेंगे और प्यार की वादी में डूब जाएंगे। तू आंखों से देखेगा। उसी वक्त मुझे एक जनूनी सा दौड़ा पड़ा और मैंने चीखो पुकार करनी शुरू कर दी। उस पर हमला करने की कोशिश की। वो खड़ा होकर वहीं पे कहके लगाता रहा। मैं उसके आर पार हो गया, मैं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सका। मेरी चीखो पुकार से बाकी लोग जमा हो गए और उसी वक्त वो आराम से दीवार के आर पार हो गया। मैं जनूनी हो चुका था, मैं पागल हो चुका था। और बस उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। वो आज भी उस कमरे में आता है, आज भी मुझे तपाता है
आज भी मेरे सामने ऐसा कुछ करता है कि मैं पागल हो जाता हूँ, मैं अपना होश खो बैठता हूँ, मैं जुनूनी हो जाता हूँ, मैं दीवाना हो जाता हूँ, मैं मरने मारने वाला हो जाता हूँ। वो अपने साथ अभी तक आयशा को तो नहीं लाया, लेकिन आके मुझे आयशा की ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मैं पागल, दीवाना, जुनूनी हो जाता हूँ और फिर मुझे कोई होश नहीं रहता, मैं पागलों से भी बढ़ के हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस वक्त होती है वो जान के मेरे ख्वाब में आता है और मेरे ख्वाब में वो सब कुछ मुझे दिखाता है जो वो आयशा के साथ कर रहा होता है। मुझे सब कुछ वो नज़र आता है और वो कह के लगाता है, जिसको मैं अपने ख्वाब समझता था। एक दिन आके उसने मुझसे कह दिया, फिर कल देख लिया था ना, तुम्हें कहा था आयशा को तुम्हारे सामने लेके आऊँगा। तो मैंने कहा कहाँ लेके आए हो? तो उसने बोला क्यों, ख्वाब में देखा नहीं था, सब कुछ तुम्हें सुला के दिखा तो दिया था। और हाँ, तुम यहाँ नहीं थे, तुम्हारी आंखें बंद करके मैं तुम्हें वहाँ ले गया था, तुम उसी कमरे के बाहर थे और उसी कमरे के बाहर तुम हमें मोहब्बत करता हुआ देख रहे थे, जिसको तुम समझ रहे हो तुमने नींद में ख्वाब देखा है, वो ख्वाब नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ और तुम्हें वहाँ दिखाता हूँ, आइंदा भी तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा और तुम्हें दिखाया करूँगा। देखोगे मेरी मोहब्बत मेरी बाहों में होगी और तुम जिसे अपनी मोहब्बत कहते हो, देखना वो कैसे मेरे साथ रोमांस कर रही है। और उसके बाद अक्सर मैं वो ख्वाब देखना शुरू हो गया और मुझे लगता कभी कभी वाकई जैसे वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत में मुझे वहां ले जाता है और मुझे तड़पाता है। क्योंकि एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वाकई उस घर के अंदर मौजूद हूं। मैं बज़ाहिर लेटा हुआ इस कमरे में था जो पागल खाने का कमरा है, लेकिन मुझे नजर आया मैं उस लॉन के अंदर मौजूद हूं। नंगे पांव, घास मेरे पांव के नीचे टच हो रही है। वो खिड़की के बाहर खड़ा था। मैं एकदम से ढह सा गया, नीचे गिर सा गया। मैंने हाथ से घास को तोड़ा और खुद ब खुद उसने वहां से खड़े होकर इशारा किया। मैं ऐसे खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया और चलता हुआ ऐसे गया जैसे रोबोट हूं, उसके इशारे पे चलता हुआ जा रहा हूं। और जैसे ही उस खिड़की के करीब गया, उसने हाथ से पकड़ के मुझे अंदर खड़ा कर दिया और मैं यूं एक रोबोट की तरह खड़ा हो गया। मेरे हाथ में एक घास का टुकड़ा था और वो मेरे सामने वो सब कुछ करता रहा जो मियाँ बीवी करते हैं। मैं अपनी आंखों से वो सब कुछ देखता रहा कि मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। और मैं चीखें मारते मारते जैसे होश में आया, नींद से जागा, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे हाथ में जो मैंने घास तोड़ी थी, अभी वो घास मेरे हाथ में थी और मेरे पाँव भी गीले थे उस घास की वजह से। मैंने पाँव के नीचे देखा, मेरे पाँव के नीचे भी वही घास लगी हुई थी जिस घास के अंदर मैं वॉक कर रहा था। फिर तो मुझे जो दौरा पड़ा, वो सारा मंजर मुझे याद था जो उसने मुझे दिखाया था कि मैं चीखें मारता रहा और जनूनी होता गया। आज भी वो सारे मंजर मुझे दिखाता है, मुझे तड़पाता है, मैं जनूनी हो जाता हूं। मैं कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद वो चुप सा हो गया। एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी सारी कहानी सुन के मैं भी एक अजीब सा हो गया। मैंने उसे हिम्मत दी, मैंने उसे हौसला दिया। मैंने कहा, मैंने अगर तुम्हारी कोई मदद कर सका तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने उन लोगों को कहा, वो जो बाहर थे, इसके कमरे में ले जाओ। वो उसको उसके कमरे में ले गए और अक्सर मैं उसे अपने पास बुला लेता। वो ढेर सारी बातें करता और मुझे बताता, फिर से आता है, फिर से मुझे तड़पाता है, फिर से मुझे तकलीफ देता है, फिर से वो सारे मंजर दिखाता है, सारा कुछ मुझे बताता। कुछ अरसे के बाद मुझे कहीं जाना हुआ, एक दूसरे शहर। मैं तकरीबन 15 दिन की छुट्टी पे था। मैं जब अपनी जिस जगह पे गया हुआ था रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग भी जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे बातों ही बातों में बहुत सारी बातें जब मैंने सीखी तो उनका रूहानियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो मैंने उनको वो सारी बात बता दी। तो मुझसे बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ वापसी पे ज़रूर चलूँगा और उस मरीज़ से मिलना चाहूँगा। और यूँ जब मैं वापस जाने लगा तो अपने उस बुज़ुर्ग को भी अपने साथ वहीं अस्पताल ले गया। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो मैंने कहा, उस मरीज़ को लेके आया जाए। तो मुझे बताया गया, उस मरीज़ की मौत वाक़या हो चुकी है। मैंने कहा, कैसे? कहते हैं ये समझ नहीं आई। उसके कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो अपने आप को मार सकता।
इंसान खुद अपना गला नहीं दबा सकता, चाहे वो कितना पागल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको उस कमरे के अंदर गला दबा के जैसे मार दिया गया हो। उसको उसी तरह चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहीं, सब यही सोचते रहे जिस तरह उस पागल को दौरा पड़ता है, वही दौरा पड़ चुका है, लेकिन कोई नहीं जानते थे उसके साथ क्या हो रहा था। जब वो अंदर पहुंचे तो वो मर चुका था, उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया था। मेरे साथ जो बुजुर्ग आए थे, उनका एक काम भी था उस शहर में, और वो देखने भी आए थे। तो बोले, क्या उस कमरे में कोई और मरीज़ है? तो कहते हैं नहीं, अभी उस कमरे में कोई और नहीं है, वो खाली है। तो उनको मैं लेकर उस कमरे में चला गया। जब उस कमरे में पहुंचे तो कहते हैं, क्या मैं यहाँ आधा घंटा अकेला गुजार सकता हूँ? उनने आधा घंटा वहाँ पे अकेला गुजारा, और उसके बाद जब मेरे कमरे में आए तो बोले, वो पागल नहीं था, वो सच कहता था। उस कमरे में अभी भी उस शैतान की मनहूसत, उस शैतान की वेव्स मौजूद हैं। उसको मारा गया है और उस शैतान ने मारा है। वो बहुत ताकतवर शैतान है और वो सही कहता है। उसने जितनी बातें कही हैं वो सही हैं। वो शैतान ही उसको पागल बना रहा था, और उसको मारने वाला भी वो शैतान है, क्योंकि उस शैतान को पता लग चुका था कि तुम उससे दोस्ती कर चुके हो और वो तुम्हें सारा कुछ बता चुका है। और वो शैतान बहुत कुछ वक्त से पहले जानता है, इसलिए जान गया था कि शायद मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूं और मैं उसकी मदद कर सकता हूं। अगर मैं उसकी मदद करता तो क्या होता, मैं सीधा उस लड़की तक भी पहुंचता, इसको भी ठीक कर देता और सीधा उस लड़की के घर तक भी पहुंचता, और उस लड़की के घर पहुंच के जब हाजिरी करवाता तो मेरे सामने भी आ जाता। तो इससे पहले कि मैं यहां आ सकूं, वो उसको मार के चला गया है ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं। लेकिन उसने जितनी भी तुम्हें बातें कही हैं वो झूठ नहीं है, वो सच पे मबनी है। वो पागल नहीं था, वही शैतान जिन उसको पागल कर रहा था, क्योंकि वो उस लड़की के साथ इतनी इन्वॉल्व हो चुका है और वो लड़की भी उसके साथ इतनी खुश है कि अब वो एक दूसरे को छोड़ने नहीं लगे। क्या हम उस लड़की तक पहुंच सकते हैं? मैंने उसे कहा, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं और इस कहानी को तो सुन चुका हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि वो एक कितना बड़ा ताकतवर शख्स है, एक सियासी शख्स है। उस तक मिला तो जा सकता है, लेकिन इस तरह की बातें करके कहीं वो हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, हमें ही नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि आज के दौर में ऐसी बातों पे यकीन करना मुश्किल होता है। मैं एक डॉक्टर हूं, एक कहानी को सुन चुका हूं, एक हमदर्दी के तौर पे उससे जब ये बातें सुनी तो आपसे सारा जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में इस तरह की बातों को नहीं माना जाता। डॉक्टर ऐसी बातों को मानने को तैयार नहीं होते, तो वो लोग तो मुझे ही पागल समझेंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। और इतने बड़े सियासतदान के घर जाके इस तरह की बातें करना, उसकी बेटी के ऊपर इस तरह की बात करना, ये हमारी जान को खतरा हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो खुद से बोले, हाँ ये बात सही है, मैं इलाज तो कर सकता हूँ, फ़ायदा तो पहुँचा सकता हूँ, लेकिन जब उनके घर तक हम नहीं पहुँच सकते और अगर उनको कोई हमारी बात नागवार गुजरी, जो इतने बड़े सियासतदान हैं जिनका इतना असर व रसूख है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो चाहें तो हमें गायब ही करा दें, मरवा दें, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने मदद करने का प्रोग्राम कैंसिल किया। कुछ दिन वो वहीं रहे, अपना काम वगैरह किया, मेरे पास रहे और चले गए। लेकिन मैं बहुत अरसे तक डिस्टर्ब रहा। अहमद बहुत अच्छा नौजवान था, शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत नौजवान था। कभी किसी लड़की की तरफ उसने देखा तक नहीं था। उसने पसंद भी किया तो एक ऐसी लड़की को जो बहुत रईसज़ादी थी। 30 साल की उम्र में शादी ना करने की वजह क्या थी? वो एक जिनज़ादे के साथ इश्क लड़ा बैठी थी, और वो जिनज़ादा उसको जिस्मानी खुशी भी देता था और दिमागी खुशी भी देता था, और उसकी हर खुशी को पूरा कर देता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता। और वो नौजवान उसी के ही इश्क में मुब्तला हो गया, और वो जिनज़ादा जान गया था कि ये उसका आशिक है। और उस जिनज़ादे ने उस मासूम अहमद के साथ जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया। मैं इस कहानी को कभी सच ना मानता अगर वो बुज़ुर्ग वहाँ आके पढ़ाई करके मुझे ना बताते, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए थे, वो कभी गलत बयानी नहीं कर सकते। जब उन्होंने मुझे सब बताया तो मुझे यकीन आ गया अहमद सच्चा था, वो पागल नहीं था। वो उसके वजूद के अंदर कब्ज़ा करके उसको पागल बना देता था, यहाँ तक कि उसको मार दिया। लेकिन मैं कहाँ से सबूत देता? कौन मेरी बात पे यकीन करता? एक डॉक्टर हो के मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन आज भी मेरी ज़िंदगी में अहमद मुझे बहुत याद आता है। उसका मासूम सा चेहरा, वो मेरे पास बैठ के रोया था, उसके आंसू झलके थे, मैंने उसे टिश्यू दिया था। वो एक सच्चा आशिक करने वाला था, सच्चा आशिक। लेकिन उसके इश्क को, उसको इश्क की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी ये कोई नहीं सोच सकता था।
कि वो इस दुनिया से ही चला गया। आपकी कहानियाँ सुनता हूँ, जिस तरह शुरू में कहा अच्छी लगती हैं, तो बहुत दफ़ा सोचा आपके साथ भी ये कहानी शेयर करूँ, इसलिए ये कहानी आपको सेंड की है। अच्छी लगे तो ज़रूर सुना दीजिएगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।